मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे पापा और मम्मी को कि पापा और मम्मी ने बहुत मेहनत किया इंडिया में और अभी भी कर रहे हैं। तो उन्होंने मेहनत करके अपने दोनों बच्चों का खूब ख्याल रखा। मेरा भाई है छोटा, तो मेहनत करके मेरे को भेजा न्यूजीलैंड और बहुत अच्छा हमारा देखभाल किया और उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो रात को नींद आती थी और डर भी लगता था क्योंकि अनजाने देश में आप पूरी रात जग रहे हैं अननोन प्लेस में। कि 2002 में काफी लोग आए थे, बहुत लोग यहाँ पे न्यूजीलैंड आए थे, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। सबसे जो चैलेंजिंग था काम, इन लोगों को मेरे को शावर यानी उनको मेरे को नहलाना भी पड़ता था। मैं क्या करता था कि हम सिक्योरिटी गार्ड को रात भर खड़े होना पड़ता था। जो जहाँ पे बोट्स खड़ी है ना, अलग अलग सेलिंग बोट, तो वहां पे उनके आगे खड़ा रहना पड़ता था। हेलो गाइस, क्या हाल है? आशा है सब एकदम अच्छे हैं और बढ़िया ही होंगे। और बस मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना लूं क्योंकि एक भाई साहब ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि अमित भैया, आप जब न्यूजीलैंड में आए थे तब से लेके आपको जब न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप मिली है उसका एक स्टोरी कहिए, उसका एक जर्नी का हमको बताइए कि कैसा रहा, क्या किया और आपको सिटीजनशिप कैसे मिली, कब मिली। तो जब मैं न्यूजीलैंड आया था तब से लेके जब मेरे को सिटीजनशिप मिला उसका उनको स्टोरी सुनना है। तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। तो उसी के लिए आज एक छोटा सा अपने कहानी की जैसे, एक स्टोरी की जैसे वीडियो बना रहा हूँ। शायद जिन लोगों को इच्छा है न्यूजीलैंड आने की, स्टूडेंट बन के या इमिग्रेट होने का जिसको प्लान है, एम्बिशन है, अगर ये स्टोरी सुनेंगे तो उनको शायद कुछ मोटिवेशन मिलेगा। तो बस मैंने सोचा कि चलो अपनी एक कहानी बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया था और क्या क्या काम किए थे, कितना स्ट्रगल रहा और कब सिटीजन बना मैं। तो उसकी स्टोरी अपने शुरू करते हैं भाइयों। लेकिन सबसे पहले मैं स्टोरी शुरू करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। मैक्सिमम लोग जो मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं वो कैसे मैसेजेस कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि अमित भैया मेरे को जॉब दिला दो न्यूजीलैंड में, अमित भैया आप मेरे को स्पॉन्सर कर दो, और अमित भैया आप मेरे को आपका नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए। तो भाई लोगों ये पॉसिबल नहीं है, मैं किसी को भी जॉब नहीं दिला सकता क्योंकि, और मैं नंबर भी नहीं दे सकता। आप ही समझिए कि इतने सारे लोग हैं, सबको मैं व्हाट्सएप नंबर देता रहा तो मुझे मेरा जो नॉर्मल काम है वो छोड़ के पूरे दिन मोबाइल में ही व्यस्त रहना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और जॉब इसलिए पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आप इंडिया से देख रहे हैं वीडियो, तो आपकी कंपनी में, आपकी खुद की कंपनी में इंडिया में कोई अप्लाई करता है कि कैसे कोई से अफ्रीका से कोई बंदा आया है, उसको जॉब चाहिए, जो कंपनी वालों को कभी मिला नहीं है, जो आपसे कभी मिला नहीं है, कभी बातचीत नहीं हुई, कभी मिले नहीं हो एक दूसरे के आमने सामने, तो कौन बंदा ऐसे आप करोगे, आप उनका रेफरेंस दोगे? और पहली बात तो ये है, इसलिए मैं जानता नहीं किसी को भी और मैं जॉब दिला नहीं सकता। रीजन क्या कि यहाँ पे एम्प्लॉयर जितने भी यहाँ पे कंपनी है वो पहले चाहेंगे कि वो जो एम्प्लॉई है, यानी जो अप्लाई कर रहा है, जो कैंडिडेट है, उनके साथ आमने सामने मिलके इंटरव्यू हो। तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तो कर नहीं सकते, स्काइप इंटरव्यू वो सब नहीं होता, जूम मीटिंग नहीं होती। आपको उसके लिए यहाँ पे हाजिरी आपकी होनी चाहिए, आप यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये पंगा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे कंपनी, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे फॉर एग्जांपल, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री आपके पास इंडिया की है, तो ऐसा नहीं कि आपको तुरंत यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म आपको हायर कर लेगी। आपको यहाँ पे आके एग्जाम देनी है, यहाँ का वापस से लॉ वॉ रूल्स रेगुलेशन जो है वो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करो, इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको जॉब देंगे। तो ये चीज़ है भाई साहब। तो और वीज़ा के बिना, वर्क परमिट और पीआर के बिना कोई भी कंपनी किसी को हायर नहीं करेगी इन 99.9% केसेस। और रही रूल्स की बात, वीज़ा के रूल्स और ये सब, मैं देखो मिसगाइड नहीं करूँगा। काफ़ी यूट्यूबर्स होंगे जो आपको मिसगाइड वो वीडियो में लगाते होंगे कि ये रूल है, ये फलाना ढिकना रूल है। लेकिन न्यूजीलैंड का क्या है भाई कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो इमिग्रेशन के एडवाइजर्स हैं, जैसे इमिग्रेशन कंसल्टेंट हुए,
तो उनको लाइसेंस दे के रखा है। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप एडवाइस नहीं दे सकते। तो और दूसरी रही कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। तो और मेरे को कोई भी अभी जो लेटेस्ट है इमिग्रेशन का रूल नहीं पता, तो मैं आपको मिसगाइड तो करूंगा ही नहीं कि उल्टा सीधा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जिसकी वजह से आप भी तकलीफ में हो, आपके पेरेंट्स तकलीफ में हो और आपकी वाइडर फैमिली तकलीफ में आ जाए। तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। दूसरे यूट्यूबर्स को चाहे करना हो तो करने दें, वो पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप खुद ही पढ़ लो। आप यार पढ़े लिखे हो, आपको समझ में आना चाहिए तो पढ़ लेना, खुद ही समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है ना। तो और गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो वहाँ से अप टू डेट जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगा। तो आपको मेरे जैसे यूट्यूबर या किसी और यूट्यूबर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी सब कारणों की वजह से मैं ना किसी को जॉब दिला सकता हूँ, मैं खुद यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और किसी को जानता भी नहीं, पहली बात। और दूसरी रही कि इमिग्रेशन का मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं रजिस्टर्ड कंसल्टेंट नहीं हूँ और ये मेरा बिजनेस भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैं यूट्यूब कर रहा हूँ अपने हॉबी के लिए, साइड के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए। तो मैं ये एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि रूल्स अगर पता है तो भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एडवाइजर नहीं और मुझे गवर्नमेंट ने लाइसेंस नहीं दिया। और व्हाट्सएप का नंबर वो नहीं दे सकता क्योंकि इतने सारे लोगों को दिया, तो इसका मीनिंग है कि मेरा जो नॉर्मल जॉब है वो छोड़ना पड़ेगा और सबको एक एक करके वही पूरे दिन रिप्लाई देता रहूंगा। तो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो प्लीज आप आई होप के समझ सकेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे पापा और मम्मी को, कि पापा और मम्मी ने बहुत मेहनत किया इंडिया में और अभी भी कर रहे हैं। तो उन्होंने मेहनत करके अपने दोनों बच्चों का खूब ख्याल रखा। मेरा भाई है छोटा, तो मेहनत करके मेरे को भेजा न्यूजीलैंड और बहुत अच्छा हमारा देखभाल किया, और उसके लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी। तो मेरा बैकग्राउंड मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। मैंने किया हुआ है बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम बोलते हैं इंडिया में। उसके साथ मैंने ट्रैवल और टूरिज्म रिलेटेड कुछ डिप्लोमा किए थे। इंडिया में तब बहुत फेमस था IATA, IATA, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो IATA एक डिप्लोमा है एयरलाइंस एंड टूरिज्म का। तो वो करके मैंने वहाँ पे ट्रैवल एजेंसी में काम किया हुआ था, एयर टिकट्स और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स और वीज़ा और ये सब का। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म का बैकग्राउंड था ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो मैं आया यहाँ पे न्यूजीलैंड में वर्क परमिट पे, 6 महीने का वर्क परमिट था। और तब रूल ये मैं आया था 2002 में, ठीक है। सो 2002 में रूल ये था कि यहाँ पे मुझे वर्क परमिट मिला 6 महीने का, और वो 6 महीने में मुझे कोई भी जॉब हो वो मेरे को फुल टाइम जॉब मिल जाए, तो वो वर्क परमिट है वो PR में कन्वर्ट हो सकता था, ठीक है। तो अपने भाई साहब अपने यहाँ पे लैंड हुए सितंबर 2002 में, 2002 सितंबर में यहाँ पे लैंड हुआ ऑकलैंड में। तो मैं यहाँ पे फ्लैटिंग यानी कि मैं यहाँ पे किसी बंदों के साथ रहता था। ऐसे ही इमिग्रेंट्स थे जो टोटल 8 बंदे थे, हम लोग एक साथ रहते थे। 4 बेडरूम का एक अपार्टमेंट था। तो हम लोग सब रहते थे, कोई गुजरात से था, कोई दिल्ली का था, तो कोई साउथ इंडिया का था। तो हम लोग सब मिलके रहते थे, 8 बंदे थे। तो मैं यहाँ पे वर्क परमिट 6 महीने का लेके यहाँ पे लैंड हो गया सितंबर 2002 में, ठीक है। तो वर्क परमिट तो था अपने पास। अब यहाँ पे लैंड होने के बाद क्या हुआ कि जॉब ढूंढनी है, फुल टाइम जॉब मिल जाए तो अपने को परमानेंट रेजिडेंट PR भी मिल जाए। तो लकीली क्या हुआ कि जो 8 बंदे मेरे साथ रहते थे वो सिक्योरिटी में, सबके सब सिक्योरिटी में काम करते थे, ठीक है। सिक्योरिटी मैं बताता हूँ क्या होता है सिक्योरिटी बोलो ना, सिक्योरिटी गार्ड, जो गार्ड होते हैं ना, जो सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी का काम करने वाले, तो वहाँ काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि अमित हमारे कंपनी में वैकेंसी अभी आई हुई है, कोई छोड़ के गया है बंदा, तो तू अप्लाई कर। तो मैंने वो जॉब अप्लाई किया और मेरे को भाई साहब फुल टाइम जॉब मिल गया। ये तकरीबन हुआ था सितंबर में, मैं लैंड हुआ
और मेरे को फुल टाइम जॉब मिल गया होगा अराउंड अक्टूबर। ठीक है, तो एक महीना मैंने पूरा यहाँ पे सेटल होने में लगाया कि जो बैंक अकाउंट खोला और यहाँ पे जो टैक्स का जो वो जो आईडी नंबर लेते हैं ना, उसको IRD बोलते हैं, इनलैंड रेवेन्यू। तो वो नंबर लिया, जैसे आधार कार्ड है इंडिया में, तो वैसा मैंने नंबर लिया। और ये सब मैंने अपना जो बायोडेटा है, CV, तो उसके प्रिंट आउट और कॉपी में सब इकट्ठा करने लगा। और फिर सब जगह अप्लाई करना तो शुरू कर ही दिया था, और ये कंपनी में भी अप्लाई किया, तो यहाँ पे मुझे फुल टाइम जॉब मिल गया। तो सिक्योरिटी में क्या करता था, सिक्योरिटी में यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म देते हैं सिक्योरिटी गार्ड का, तो अलग अलग जगह वो आपको भेजते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई दुकान के बाहर, कोई शॉप के बाहर आप खड़े हो गए और बस कस्टमरों पे ध्यान रखो कि कोई आपका कोई सामान तो चोरी करके नहीं ले जा रहा, या आपको ये सब था। तो तब 2002 में एक यहाँ पे बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था, एक इंटरनेशनल गेम हुई थी जिसको अमेरिकास कप बोलते हैं। ये बोटिंग रेस है, यॉट हुआ बोलते हैं ना, यॉट जो सेलिंग बोट होती है, तो उसकी बहुत फेमस ग्लोबली ये एक रेस है। तो 2002 में इंटरनेशनल कंपटीशन हो रहा था। तो यहाँ पे मैं क्या करता था कि हम सिक्योरिटी गार्ड को रात भर खड़े होना पड़ता था, जो जहाँ पे बोट्स खड़ी है ना, अलग अलग सेलिंग बोट, तो वहां पे उनके आगे खड़ा रहना पड़ता था, ओपन टू स्काई। ठीक है, क्योंकि आसमान खुला है और आप बोट के आगे समुद्र के किनारे खड़े हैं और पूरी रात जग रहे हैं। तो बहुत ठंडी लगती थी, रात को नींद भी आती थी, बहुत नींद आती थी, पूछो मत। और 12-12 घंटे का शिफ्ट हुआ करता था। शाम के 7 बजे जैसे स्टार्ट किया तो सवेरे 7 बजे खत्म होता था। तो रात को नींद आती थी और डर भी लगता था, क्योंकि अनजाने देश में आप पूरी रात जग रहे हैं, अननोन प्लेस में। तो अपने डर को दूर करने के लिए मैं इंडिया फ़ोन करते रहता था अपने पेरेंट्स को और उनसे बातचीत करता रहता था थोड़ी बहुत रात भर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन रात में 1-2 बार फ़ोन लगा लिया करता था रोज़ का। और बस तो ये मेरा सिक्योरिटी का काम था। या तो किसी दुकान में अंदर आपको खड़ा कर देना, यानी सबके सामने बाहर कस्टमर आपको देख रहे, तो शर्म आती थी। ठीक है, मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ इंडिया में, खाते पीते घर का समझ लो। तो यहाँ पे आके ये काम कर रहा हूँ मैं, तो ये पहले मेरे दिमाग में आया। फिर पता चला कि भैया यहाँ पे ऐसी ऊंच नीच की कोई भावना है नहीं, कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, क्लीनिंग का, साफ सफाई का काम कर रहे हैं, तो सबका यहाँ पे रिस्पेक्ट है। यहाँ पे सब आपको आदर करेंगे, चाहे कोई भी काम कर रहे हो। डॉक्टर हो तो बहुत बढ़िया, आपको वही आदर मिलेगा, और क्लीनिंग का काम कर रहे हैं तो अभी वही रिस्पेक्ट लोग आपको देते हैं। तो ये बात मेरे को जल्दी समझ में आ गई। तो बस सिक्योरिटी का काम मैंने शुरू कर दिया अक्टूबर में, और मैंने परमानेंट रेजिडेंट का अप्लाई कर दिया वीज़ा के लिए, क्योंकि फुल टाइम जॉब मिल गया, रूल क्वालिफाई हो गया। मैं जो 2002 की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्वालिफाई हो गया परमानेंट रेजिडेंट के लिए, मैंने अप्लाई कर दिया। तो मेरे को परमानेंट रेजिडेंट मिल गया होगा, मुझे डेट याद नहीं ऑनेस्टली, लेकिन अप्लाई करने के बाद और ये जॉब लेने के बाद विद इन मैं आपको बोलूँगा कि 1.5-2 महीने के अंदर मेरे को परमानेंट रेजिडेंट मिल गया। तो समझ लीजिए आप, दिसंबर 2002 में मुझे परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा यहाँ का मिल गया। अब परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा तो मिल गया, तो उसके बाद अब मैं कोई भी अच्छी जॉब अपनी फील्ड में ढूंढ सकता था। तो मैंने क्या किया, मैं हर जगह जो ट्रैवल का रिलेटेड है ना, ट्रैवल कंपनीज में, एयरलाइंस में अलग अलग अप्लाई करना शुरू कर दिया। और हर जगह से रिजेक्शन लेटर, तब रिजेक्शन लेटर बाय पोस्ट आते थे, तो मैं इकट्ठा करता था। ठीक है, मैं गिव अप नहीं किया। और मेरे जो दूसरे 8 बंदे थे वो बोलते थे, अमित तेरे को ये कभी नहीं रखेंगे ये गोरे लोग, तो गिव अप कर दे, अपने को तो बस ये फैक्ट्री और सिक्योरिटी गार्ड और इसका सभी काम करना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं अप्लाई करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ना मिलेगा। अगर अप्लाई नहीं किया तो पता कैसे चलेगा कि यस है कि नो है। तो मैंने गिव अप नहीं किया। ठीक है, मैं अप्लाई करता रहा, और उसी टाइम में मैं ये सिक्योरिटी का काम छोड़ दिया, क्योंकि ओवरनाइट जो काम करना पड़ता था, तो मैंने वो काम छोड़ दिया सिक्योरिटी का। अब सिक्योरिटी का काम छोड़ दिया और काम ढूंढ भी रहा हूँ मैं फुल टाइम अपने ही फील्ड में। तब तक सॉरी मैं कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ। तब तक करने का क्या, जो खर्चा पानी है वो निकालने का कैसे।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फैक्ट्री में काम लिया। वो क्या चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, बहुत ही फेमस है। तो वहाँ पे फैक्ट्री थी, चॉकलेट बन बन के आती थी, उनको पैकेट में पैक करते रहना है। तो ये टेम्पररी जॉब ले लिया। तो मैंने ये टेम्पररी जॉब ले लिया चॉकलेट कंपनी में। वहाँ पे भी सवेरे 5 बजे की शिफ्ट हुआ करती थी और 7-8 घंटे का शिफ्ट होता था। तो पूरे दिन चॉकलेट चॉकलेट पैक कर लो तो बहुत बढ़िया लगता था। बहुत जो खुशबू आती है ना चॉकलेट की, जो मैन्युफैक्चर होता है, तो बहुत बढ़िया लगा। तो मैंने ये खर्चे पानी के लिए ही कर रहा था, ठीक है। मैं तो मैंने फैक्ट्री में काम किया। ये सॉरी मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नाम बता रहा हूँ कौन है भाई, जिन्होंने 3-4 बार पूछा था। तो राकेश राकेश जी हैं, उनका सरनेम उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बताऊंगा। राकेश भाई हैं कोई, तो उन्होंने 2-3 बार कमेंट किए थे अलग अलग वीडियो में कि अमित भैया आपकी पूरी जर्नी बताइए कि आप लैंड हुए जब तक सिटीजनशिप नहीं मिला तब तक क्या किया आपने। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। लंबी वीडियो होगी लेकिन प्लीज माफ करना, आपको भी मजा आएगा। और अगर इंटरेस्ट नहीं लगता तो बंद कर दीजिए, माफ करना आपका मैंने समय बर्बाद किया। लेकिन चलो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं फैक्ट्री में काम करता रहा और वो तकलीफदायक था। तकलीफदायक इसलिए कि इंडिया में ये सब आदत नहीं था हमको, भैया हम तो नवाब थे। तो तो पूरे दिन खड़े रह के, और वहाँ पे बैठने का नहीं रहा, ठीक है। जो मशीन में जो बेल्ट चलते रहते हैं ना, क्योंकि वो आता रहती है चॉकलेट मैन्युफैक्चर होते 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 आपको इकट्ठा करके पैकेट में भरते रहना है। तो 8 घंटे ये पूरे दिन, तो थक जाता था। तो मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। फिर मैं और कंपनीज में मैंने ट्राई किया। मैंने बर्गर किंग, जो अपना मैकडोनल्ड और बर्गर किंग है ना, तो वहाँ पे भी अप्लाई करने गया। तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि 2002 में काफी लोग आए थे, बहुत लोग यहाँ पे न्यूजीलैंड आए थे, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो बहुत, यानी जॉब कम थी लेकिन अप्लीकेंट ज्यादा थे, अप्लाई करने वाला बहुत लोग थे। तो एक जॉब के लिए 20-25 लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो बर्गर किंग में गया। तो बर्गर किंग में, और मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी चिकन बर्गर है, तो इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने मेरे को सिखाया पहले इंटरव्यू में कि ऐसे बर्गर डालना है, चिकन को यूं प्लेस करना है और ऐसे करके लेयर बना के बर्गर बना के सर्व करना है। तो मैंने पहली बार, यानी बताऊं आपको, तो चिकन को टच किया था। लेकिन देखो, मैं खाने में कोई हर्ज नहीं है, ये तो मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने कभी देखा नहीं ये चीज, तो मुझे एकदम अलग सा लग रहा था। जो फर्स्ट फीलिंग होती है ना, ऑब्वियसली आप समझ सकेंगे। तो मैं थोड़ा धीरे धीरे से काम कर रहा था। तो वहां पे मुझे रिजेक्शन मिला, बर्गर किंग में भी मेरे को जॉब नहीं मिला। तो फिर अब खर्चा पानी, फैक्ट्री का जॉब छोड़ दिया और मैं ट्रैवल कंपनीज और एयरलाइंस में अप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है। बैंक में अप्लाई करना शुरू किया, इंश्योरेंस कंपनीज में, पेट्रोल पंप में, कहीं से जॉब नहीं मिल रहा था। वही है ना कि एक एक जगह 25-25, 30-30, 50-100 लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो लकीएस्ट को, जो सबसे लकी है उसको मिलता होगा, तो नहीं मिला। फिर फाइनली एक दिन मेरे को मिला जॉब, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो स्पेशल लोग होते हैं ना, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, ठीक है, जो बंदे खुद का काम खुद नहीं कर सकते, उनकी देखभाल करने के लिए, तो हैंडीकैप जो हम लोग बोलते हैं इंडिया में और पाकिस्तान में और कहाँ पे भी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे बंदों को एक गवर्नमेंट खूब घर देती है। तो ऐसे बंदों के जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो घर पे खुद के देखभाल नहीं कर सकते अपने बच्चों का, वो वहाँ पे वो गवर्नमेंट के घर पे छोड़ जाते हैं। और माँ बाप फिर उनको 15-20 दिन में और या हर हफ्ते मिलने जाते रहते हैं। तो एक ऐसे गवर्नमेंट के घर में जहाँ पे 6 ऐसे बंदे थे, यानी 6 इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो बोलते हैं, स्पेशली जो स्पेशल पीपल है, मैं उनको भगवान नमन करता हूँ उनको, कि इन लोगों को ऐसा हैंडीकैप है तो खुद का काम नहीं कर सकते। तो उनकी देखभाल के लिए मेरे को जॉब मिल गया। अब वो जॉब मेरे को या तो पूरे दिन करना पड़ता था या शिफ्ट वर्क था या पूरी रात। और उसमें क्या करना था, ठीक है, खाना बनाना उनके लिए। सबसे पहले तो खाना में वही चिकन विकन, तो हमको भाई साहब आता नहीं था बनाना। और
तो और यहाँ पे क्या होता था, गवर्नमेंट की जो डिलीवरी कंपनी है वो खुद सामान हर हफ्ते का भर के दे जाती थी, तो जिसको फ्रिज में रख देते थे वो घरों में, और फिर हर रोज का सामान निकाल निकाल के बना बना के खिलाना पड़ता था। तो चिकन बनाता था मैं इनके लिए, और जो भी है राइस बना दिया या ब्रेड बटर बना दिया, इनका देखभाल करना, दवाई दे दी उनको। और सबसे जो चैलेंजिंग था काम, इन लोगों को मेरे को शावर यानी उनको मेरे को नहलाना भी पड़ता था। तो ये बहुत अच्छा चैलेंजिंग जॉब था, बहुत टफ था। किसी को आपको नहलाना पड़े, धुलाना पड़े तो समझ लो। लेकिन बस मैंने यही काम किया कि सोच के कि हम देखो किसी की मदद कर रहे हैं इनडायरेक्टली, जो खुद का देखभाल नहीं कर सक रहे उनकी मदद कर रहे हैं। और बस मैं आशीर्वाद की आशा करता था कि भगवान मुझे अच्छा जॉब दिला दे। न कि मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ खराब जॉब है, जो भी जॉब कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे लोगों की देखभाल करना, जिनकी मदद करना, जो खुद के हिसाब से खुद नहीं कर सकते, तो बहुत ही बढ़िया जॉब है ये। वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने किया, लेकिन चैलेंजिंग था मेरे लिए। मैं जस्टिफाई नहीं कर सका जॉब को, तो मैं वहाँ से भी छोड़ दिया जॉब। और लकीली मैंने पीआर तो था मैं, और इतना टाइम चला गया, 1-1.5 साल निकल गया और मैंने सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो अराउंड 2005 में क्वालिफाई हो गया सिटीजनशिप के लिए। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और अपना टाइम वो चालू ही था, मैं सर्च कर ही रहा जॉब के लिए परमानेंटली। इतना तो मेरा वो हो गया, रिजेक्शन लेटर का इकट्ठा हो गया था घर में, गिव अप नहीं किया मैंने। फिर एक बार एक यहाँ पे बोटिंग कंपनी में मेरे को फुल टाइम जॉब मिल गया, जो इनडायरेक्टली ट्रैवल रिलेटेड, जो मेरा इंडिया का बैकग्राउंड था वो रिलेटेड ही मेरे को फर्स्ट एंट्री मिली। बहुत ही एंट्री लेवल का जॉब था, जहाँ पे जो बोट की टिकट होती हैं वो टिकटें बना के लोगों को देनी थी, या वहाँ पे भी गेट पे जो बोट आती है तो टिकट पे वो करते हैं कि हाँ ये बंदे के पास टिकट है क्या, टिकट चेकर, तो क्लिक करके वो चेक करता था टिकट सबकी। तो ये बहुत ही अच्छी नोन कंपनी है यहाँ पे। तो जहाँ पे मुझे एंट्री मिल गई, वहाँ पे मैं 1-1.5 साल रहा, और वहाँ पे भी 4 बजे 5 बजे सवेरे उठ के जाना पड़ता था। 8-8 9-9 घंटे की शिफ्ट थी। और ठंडी, स्पेशली ठंड के दिनों में हवा बहुत चलती है और आप बोट कंपनी है तो ऑब्वियसली आप जो सी है, जो समुद्र के किनारे आपको काम करना पड़ता है। तो वहाँ मैं काम करता था, बहुत ठंडी लगती थी, हवा चलती थी भयंकर, लेकिन चलाए रखा। बहुत अच्छा जॉब था क्योंकि मेरी फर्स्ट एंट्री थी ट्रैवल एंड टूरिज्म में ये। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर एक मेरे को बहुत ही अच्छी कंपनी में इंटरव्यू कॉल आया, बहुत ही फेमस यहाँ की कंपनी है जो ट्रैवल एंड टूरिज्म की है। तो वहाँ से मेरे को कॉल आया कि अमित आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। तो मैं इंटरव्यू के लिए गया। तो इंटरव्यू में सबसे पहले, ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड उनके ब्रांचेज हैं, तो और वो इंटरनेशनल टिकट्स और होटल और वो सब का काम है। तो मेरे को उन्होंने सबसे पहले पूछा, अमित, जो HR मैनेजर था, तो उन्होंने पूछा, अमित तेरे को पता है तूने कितनी बार अप्लाई किया है यहाँ पे? मैंने बोला हाँ मैंने किया होगा 10-15 बार। तो बोलते हैं कि हर टाइम रिजेक्ट हुआ, लेकिन जितनी भी बार हमारी नई वैकेंसी आती है तू अप्लाई कर देता है, तो वाई? तो मैंने उनको उनके मुंह पे बोला कि देखो मैं इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे जॉब चाहिए, ऑब्वियसली जॉब चाहिए, लेकिन जो डेस्परेशन है वो नहीं है मेरे में, क्योंकि मैं डेस्परेट हूँ इसलिए करके अप्लाई नहीं कर रहा। मैं इसीलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि जो आपका जो रोल है, आपने जो वैकेंसी निकाली है, उसके लिए मुझे लग रहा है कि मैं क्वालिफाई हूँ और मैं वो जॉब को जस्टिफाई कर सकता हूँ और मैं आपकी कंपनी के लिए अच्छा काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, न कि मैं डेस्परेट हूँ। तो कंपनी वालों को मेरा एटीट्यूड बहुत बढ़िया लगा और वो बहुत ही फेमस कंपनी है, वहाँ पे मेरे को कॉर्पोरेट, जो बोलते हैं ना कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट कंपनी में मेरी एंट्री हो गई।
इतने में ही मेरा सिटीजनशिप अप्रूव हो गया। अब ये जो फेमस ट्रैवल कंपनी, उसमें भी मैंने 5-6 साल काम किया, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ, आगे का बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 5-6 साल काम किया। एंट्री लेवल में ही मैंने स्टार्ट किया था, और मेरा काम इतना अच्छा लगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरा प्रमोशन होता रहा। यही कंपनी की जो ट्रैवल कंपनी है फेमस, तो वहाँ पे मेरे को अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रमोशन होता गया, कामयाबी हासिल होती रही। यही टाइम पे मेरा 2006 में, जब ये नई कंपनी में मेरे को अराउंड 2005-2006 मैं क्वालिफाई हो गया, सिटीजनशिप के लिए अप्रूव हो गया, तो मैंने सीधा पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया। अब न्यूजीलैंड पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए मुझे इंडियन पासपोर्ट को कैंसिल कराना था, तो इंडियन पासपोर्ट को एम्बेसी में भेज दिया कैंसिल कराने के लिए। कैंसलेशन का स्टैंप हो गया वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक सिटीजनशिप की सेरेमनी होती है, तो जहाँ पे आपको एक टाउन हॉल है, जो हॉल होता है ना, तो यहाँ का जो लोकल मेयर है, ऑकलैंड सिटी का मेयर, वो आपसे शपथ लिवाते हैं कि आप न्यूजीलैंड के संविधान के प्रति आप प्रॉमिस करिए कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करेंगे और न्यूजीलैंड का आप अच्छा सोचेंगे। तो वो सेरेमनी में मैंने पार्ट लिया। वहाँ पे मैंने वो जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद ये लोग आपको देते हैं सिटीजनशिप का एक सर्टिफिकेट, कि हाँ अमित क्वालिफाई हो गए हैं, न्यूजीलैंड के सिटीजन बन गए हैं। उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा पासपोर्ट के लिए न्यूजीलैंड का, और मेरा न्यूजीलैंड का पासपोर्ट आ गया 2006 में। सो 2006 में मैं न्यूजीलैंड का सिटीजन बन गया। तो ये मेरी स्टोरी थी। राकेश भाई, आपने पूछा था कि क्या क्या काम किया आपने जब तक आपको सिटीजनशिप मिला, तो ये मेरा स्ट्रगल वाला पीरियड था, ठीक है। और यही टाइम पे काफ़ी बंदे, इतने टाइम जो मैंने किया, अलग अलग काम, अलग अलग टाइप के रोल काम किया, भले चैलेंजिंग लगा लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। वही टाइम पे काफ़ी अपने बंदे इंडिया से और चाहे दूसरे देश के भी गए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी बच्चे लोग चले गए वापस से कि नहीं ये काम हमारे से नहीं होता, वो काम हमारे से नहीं होता, हार मान के चले गए। लेकिन जो यहाँ पे रुक गए तब, जिन्होंने ये स्ट्रगल किया, वो आज प्रॉपर सेटल्ड है, ठीक है। तो वो जो ट्रैवल कंपनी में है वो मैंने 6-7 साल काम किया आगे, और उसके बाद मुझे एक अच्छी फाइनेंस कंपनी में जॉब मिल गई। तो वो ही फाइनेंस कंपनी में आज भी काम कर रहा हूँ। आज मेरे वो फाइनेंस कंपनी में आज 23 मई है, 23 तारीख है, आज संडे है, और आज के दिन 10 साल पहले मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, फाइनेंस कंपनी। तो मेरे 10 साल कंप्लीट हो गए। तो सिटीजनशिप से लेके ये जो फाइनेंस कंपनी है, और जो ट्रैवल कंपनी से लेके जो फाइनेंस कंपनी में जो आज मैं काम कर रहा हूँ, उसका स्टोरी मैं आपको कभी बताऊंगा। तो ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है राकेश भाई कि आप कोई भी कंट्री में अप्लाई करिए, न्यूजीलैंड में आइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, कनाडा जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, कहीं पे भी जाइए, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करना आपको, कुछ भी काम, चाहे आप इंडिया में डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो, या बहुत अच्छी फैमिली से आए हो, या आप इंडिया में कोई भी काम कर रहे हैं, तो और या पाकिस्तान में भी, या बांग्लादेश में भी, कहीं से भी यहाँ पर, तो आपको जब भी कहीं नए देश चाहते हो तो स्टार्ट करना होता है जीरो से, ठीक है। तो और जो डटा रहा, जो गिव अप नहीं किया, वो सक्सेसफुल रहेगा लाइफ में। तो ये मेरा स्टोरी था। जब मैं 2002 में आया, तब से मैंने क्या क्या काम किए, और जब मुझे सिटीजनशिप मिल गया 2006 में, तब तक की स्टोरी। तो राकेश भाई, आपके लिए था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, और नहीं भी लगा हो तो आपने इतने दूर तक वीडियो देखा। लंबा वीडियो था, लेकिन मुझे स्टोरी कहनी थी, ठीक है, तो मैंने इसलिए वीडियो बना दिया। नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने इतना फिर भी टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप जो भी काम करेंगे डट के करेंगे, नेवर गिव अप इन लाइफ, ठीक है। टेक केयर गाइस, मिलते हैं अगले हफ्ते।